हेलो बच्चों, आज हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है बिलियन। हम लोग इस बिलियन के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो आप लोग 11th में पढ़ते आए हैं तो नॉर्मल सा टर्म्स है, और आपने पढ़ा है नॉर्मलिटी यानी नॉर्मलता, मूललता, मूल प्रभाज, इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। वो सारी चीज़ें तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, कुछ चीज़ों को हम लोग और भी पढ़ेंगे। जैसे बिलियन का अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है। बिलियन का अणुसंख्य गुणधर्म में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे वाष्प दाब का उन्नमन यानी कि हिमांक का औन्नमन, क्वथनांक का उन्नयन, अणुसंख्य गुणधर्म, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिलियन। जानते हैं कि बिलियन क्या होता है। तो याद करिए, जब आप लोग 11th में पढ़ रहे थे तो उस समय आपको बेटा मिक्सचर पढ़ाया गया था, मिश्रण। एक टॉपिक आपको पढ़ाया गया था मिश्रण। मिश्रण, इस मिश्रण में आपको बताया गया था कि मिश्रण दो प्रकार का है। एक तो होता है समांगी मिश्रण और दूसरा हमने पढ़ा था विषमांगी मिश्रण। ठीक, समांगी मिश्रण में हमने पढ़ा था कि जो दो पदार्थ आपस में मिलाए जा रहे हैं, जो दो पदार्थ आपस में मिलाए जा रहे हैं उनकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, या हम उन पदार्थों को सामान्य रूप से अलग ना कर सकें, उस पदार्थ को उस क्या बोलते थे हम लोग, समांगी मिश्रण। और जिनको हम आसानी से अलग कर लेते थे या जिनकी प्रकृति एक जैसी नहीं थी उसे हम बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में आता है नमक और जल का मिश्रण। नमक और जल को आपस में मिक्स करेंगे तो हम उसे नहीं बता सकते, जब नमक उसमें डिसॉल्व हो जाएगी तो हम ये नहीं बता सकते हैं कि नमक कहाँ पे है और जल कहाँ। दोनों की प्रवृत्ति सेम हो जाती है, सब हमको सॉल्यूशन टाइप का लगता है, तो उसे हम कहते हैं समांगी। विषमांगी क्या होता है, जैसे बालू, सिलिका और वाटर का मिक्सचर, पानी का मिक्सचर। बालू अभी आपके नल से देखिए, बालू जब आता है तो थोड़ी देर के बाद आप बाल्टी को रख दीजिए तो क्या बैठ जाता है, नीचे तलहटी में बैठ जाता है, तो हम उसको आसानी से फिल्टर करके अलग कर सकते हैं। तो जब हम फिल्टर करके अलग कर लेंगे किसी भी चीज को तो हम उसे बोलेंगे विषमांगी, और जब हम अलग नहीं कर पाते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, समांगी। तो यही से टर्म्स हम लोग उठाते हैं बिलियन का। तो विलयन क्या होता है, दो अथवा दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, विलयन। यानी विलयन वह पदार्थ है जिसको हम आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं, अर्थात उसमें विलीन किए गए जो पदार्थ हैं उनकी प्रकृति बेटा कैसी होती है, समान होती है। अगर उनकी प्रवृत्ति समान है, उनको हम आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं, तो उस पदार्थ को, उस पूरे जो भी बन करके तैयार हुआ है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। यानी कह सकते हैं दो अथवा दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन कहते, दो अथवा दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को अपन क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। जैसे नमक तथा जल का विलयन। जब नमक जल में घुल जाएगी तो दोनों की प्रवृत्ति, दोनों का नेचर कैसा हो जाएगा, समान हो जाएगा। दूसरा हम ले सकते हैं शर्करा, या आप लोग शर्करा ना समझते हो तो जान लीजिए शुद्ध गांव की ठेठ भाषा में हम लोग चीनी बोलते हैं। चीनी तथा
जल का मिश्रण या विलयन। क्लियर? तो विलयन क्या होता है? दो अथवा दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं? विलयन बोलते हैं। अब ये बेटा द्विक विलयन भी हो सकता है और त्रिक विलयन भी हो सकता है। द्विक विलयन का मतलब, अगर विलयन की बात करें तो विलयन दो तरीके का हो जाएगा। एक तो होता है द्विक विलयन, जिसे बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, द्विक विलयन, और दूसरा होता है त्रिक विलयन। त्रिक विलयन, विलयन दो तरीके का हुआ बेटा, एक द्विक विलयन हुआ और दूसरा क्या हो जाता है? त्रिक विलयन। द्विक विलयन को हम लोग बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, त्रिक विलयन को हम लोग बोलते हैं टर्शियरी सॉल्यूशन। क्लियर है यहाँ तक? द्विक विलयन क्या है? जिसमें केवल और केवल दो पदार्थ मिलाए गए हों, जैसे नमक और जल, ये कैसा हो गया? द्विक विलयन। त्रिक विलयन क्या हो जाएगा? जिसमें दो से ज्यादा पदार्थ मिलाए गए हों, वो क्या कहलाते हैं? त्रिक विलयन। जिसमें घटक कण केवल दो हों, घटक पदार्थ दो हों, वो कहलाएगा द्विक विलयन। और जिसमें घटक पदार्थ दो से ज्यादा हो, तीन हो, उसे हम क्या बोलते हैं? त्रिक विलयन। क्लियर है चीजें यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो बात आती है कि विलयन किससे किससे मिलकर के बनता है, विलयन को बनाने के पीछे कौन कौन जिम्मेदार है, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो विलयन बनाने के पीछे दो चीजें जिम्मेदार होती है बेटा, एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। यानी एक है सॉल्यूट, दूसरा है सॉल्वेंट। विलयन को बनाने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला है विलेय, जिसे हम लोग कहते हैं सॉल्यूट, और दूसरा है विलायक, विलायक जिसे हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। अब बात आती है कि विलेय होते क्या है, विलेय क्या है? विलेय पदार्थ कैसे हम जानेंगे कि कोई पदार्थ विलेय है? तो याद रखना, ऐसा पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ में विलीन हो जाए, वह पदार्थ विलेय कहलाता है। हम कह सकते हैं ऐसा पदार्थ, ऐसा पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ में विलीन होता है, विलीन होता है, विलेय कहलाता है। विलेय कहलाता है। वो क्या कहलाता है बेटा? विलेय कहलाता है। विलायक क्या है? ऐसा पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिसमें विलेय विलीन होता है, विलीन होता है, विलायक कहलाता है। विलायक कहलाता। क्लियर है चीजें यहां तक? अगर हम लोग नमक और जल के विलयन की बात करें, नमक और जल के विलयन की बात करें, नमक और जल को मिला देंगे तो एक विलयन बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक? तो इस विलयन में ये जो नमक है, ये बेटा जल में विलीन होगी, इसलिए नमक क्या कहलाएगी? विलेय। और जल में नमक विलीन होती है, इसलिए जल क्या कहलाएगा? विलायक। जल क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा। चीजें यहां तक क्लियर है सबको? कोई दिक्कत? तो विलयन किससे किससे बनता है बेटा? दो चीजों से। कौन कौन? विलेय और विलायक।
विलेय क्या है? ऐसा पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ में विलीन हो जाए उसे हम लोग विलेय कहते हैं, जैसे NaCl यानी नमक है, चीनी है, ये सारी चीजें। विलायक क्या है? ऐसा पदार्थ जिसमें विलेय विलीन होता हो, वह पदार्थ क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। अगर नमक और जल की बात करें तो नमक घुलता है, विलीन होता है, इसलिए नमक हुआ विलेय, और जल के अंदर नमक विलीन होता है, इसलिए जल क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा। चीजें समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जरा बात कर लेते हैं कि विलयन को हम लोग कैटेगराइज करते हैं, थोड़ा सा कुछ और पढ़ते हैं विलयन के बारे में। तो विलयन के बारे में अगर और पढ़े बेटा तो हम लोग पढ़ सकते हैं विलयन के प्रकार। क्या पढ़ सकते हैं? विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के प्रकार। देखते हैं कि विलयन कितने प्रकार का होता है। तो आप लोग याद रखिएगा बेटा, विलयन 9 प्रकार का होता है। जितनी अवस्थाएं हम पढ़ते हैं, जैसे ठोस, द्रव और गैस, तो ठोस ठोस के साथ विलयन बना सकता है, ठोस द्रव के साथ विलयन बना सकता है, ठोस गैस के साथ विलयन बना सकता है। फिर आती है बात द्रव की, तो द्रव ठोस के साथ विलयन बना सकता है, द्रव द्रव के साथ विलयन बना सकता है, द्रव गैस के साथ विलयन बना सकता है। दो स्टेट हो गई। अब बात आती है गैस की, तो गैस ठोस के साथ अपना विलयन बना सकता है, गैस द्रव के साथ विलयन बना सकता है, गैस गैस के साथ विलयन बना सकता है। तो 3 ठोस के हुए, 3 द्रव के हुए, 3 गैस के हुए, तो टोटल कितने हो गए? 9। यानी हम कह सकते हैं कि विलयन कुल कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के। विलयन 9 प्रकार का होता है, या 9 प्रकार के होते। एक एक के बारे में पढ़ते हैं बेटा, सब के बारे में डिफाइन करते हैं। पहला, यहां पे हम लिख देते हैं विलयन, यहाँ पे क्या लिख देते हैं? विलयन, और यहाँ पे लिख देते हैं बेटा उदाहरण। एक एक के बारे में पढ़ेंगे, उदाहरण देखते हुए चलेंगे। सबसे पहला पॉइंट, ठोस का ठोस में विलयन। अब जरा ये देखते हैं कि कोई ठोस पदार्थ भी विलयन बनाता है, तो बिल्कुल बनाता है ठोस पदार्थ विलयन। जैसे बेटा बात करें हम लोग सोल्डर मेटल की या पीतल की बात करें कि पीतल किससे किससे मिलके बना हुआ है, तो पीतल किससे मिलके बनता है? कॉपर और जिंक से। किससे किससे मिलके बनता है? कॉपर और जिंक से, जिसमें जिंक कितना परसेंट होता है? 30% होता है, यानी कॉपर कितना होता है? 70% होता है। कॉपर और जिंक से मिला देंगे तो पीतल बन के तैयार हो जाएगा। तो कॉपर क्या है? ठोस है। जिंक क्या है? ठोस है। ठोस और ठोस को आपस में मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा? मिक्स मेटल बन जाएगा। तो ये इस विलयन को क्या बोल, अच्छा विलयन क्यों कहा गया? क्योंकि इसे भी मेल्ट किया जाएगा, इसे भी मेल्ट किया जाएगा, दोनों का गलित फॉर्म होगा। गलेगा बेटा, जब पिघलेगा दोनों आपस में मिक्स करेंगे तो विलयन बना लेगा। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि ठोस और ठोस का भी विलयन बनता है, और वो कहाँ बनता है? उदाहरण में अगर लिखना चाहे तो वो हो जाएगी बेटा मिश्र धातु। क्या हो जाएगी? मिश्र धातु। चीजें यहां तक सबको क्लियर है? अब अगला टॉपिक आता है कि ठोस का द्रव में विलयन। ठोस का द्रव में, नंबर 2, ठोस का द्रव में। ठोस का द्रव में ऐसा कोई विलयन बताओ जिसमें ठोस द्रव में विलीन हो जाए। बिल्कुल बता सकते हो आप लोग, नमक और जल। नमक ठोस अवस्था में होती है, नमक और जल का विलयन।
नमक और जल का विलयन। अब बात करते हैं नंबर 3, ठोस का गैस में। ठोस का गैस में ऐसा कोई विलयन बताओ जिसमें ठोस पदार्थ किसमें मिक्स होता हो, गैस में। तो आप जानते हो बेटा कपूर है, क्योंकि कपूर को आप जलाओगे तो कपूर बिना द्रव अवस्था में आए सीधा किस अवस्था में बदल जाती है, गैस अवस्था में। ये 3 अवस्थाएं हो गई। चौथी अगर हम लोग बात करें तो चौथी हो जाएगी द्रव। द्रव का ठोस में। द्रव का ठोस में। अब सोचिए कि द्रव का जब ठोस में पढ़ेंगे, द्रव ठोस में हो तो आप देखिए बर्फ को जमाते हैं रेफ्रिजरेटर में, तो देखिए उसमें बर्फ के पार्टिकल भी रहते हैं, जल का भी अणु रहता है, तो हमें कह सकते हैं क्रिस्टलित जल युक्त लवण। क्रिस्टलीय जल युक्त लवण। क्लियर है? या आप बेटा अपने घर के पानी को देखिए, आप उसको उबालिए, खूब बढ़िया से उबालिए, उस पानी को फिल्टर करेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे एक सफेद कलर की लेयर जम जाती है, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट होता है, वो सॉलिड फेज में होता है। तो द्रव का किस में हो गया? ठोस में। अब बात आती है कि द्रव का द्रव में। नंबर 5 आता है द्रव का द्रव में। जाहिर सी बात है आप बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं? जल तथा एल्कोहल। जल तथा एल्कोहल, एल्कोहल का मिश्रण या विलयन। क्लियर है यहाँ तक? अब बात आती है बेटा द्रव का गैस में। द्रव का गैस में। अब आप सोचिए, कोई ऐसा सोचिए कि द्रव और गैस आपस में मिक्स हुई हो, द्रव गैस के साथ मिक्स हो जाए, बोलो क्या हो सकता है? हाँ बेटा क्या हो जाएगा? वायु में जल वाष्प। वायु में जल वाष्प। जो वायु में जल वाष्प होती है, वेपर होती है, वो वायु में होती है, गैस में वेपर होती है, तो द्रव हो गया वेपर और वो गैस हो जाएगी। अब अगला पॉइंट आता है आपका 7। देखिए 3 ठोस का हो गया, 3 द्रव का हो गया। अब हम 3 गैस का पढ़ते हैं। गैस का ठोस में। गैस का ठोस में। सोचिए बेटा गैस का ठोस, ऐसा क्या हो सकता है जो गैस का ठोस में हो? बोलो। अधिशोषित हाइड्रोजन, उच्च अणुभार, उच्च अणुभार के तत्वों पर अधिशोषित हाइड्रोजन। अधिशोषित हाइड्रोजन, उच्च अणुभार के तत्वों पर अधिशोषित हाइड्रोजन। 8वां पॉइंट आता है आपका गैस का द्रव में। गैस का द्रव। सोचो गैस द्रव में हो, वो क्या हो जाएगा? कोल्ड ड्रिंक। क्या हो जाएगी बेटा? कोल्ड ड्रिंक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कोल्ड ड्रिंक हो जाएगी। देखिए कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? मिक्स होती है। अगला पॉइंट आ जाएगा 9। गैस गैस में वायु। क्या हो जाएगा? वायु हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? वायु हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? तो विलयन कितने प्रकार के हुए? 9 प्रकार का। पहला ठोस और ठोस मिश्र धातु में है। ठोस द्रव, नमक और जल हुआ। ठोस का गैस, कपूर हुआ, या आयोडीन भी हो सकता है बेटा यहाँ पे। द्रव का ठोस, क्रिस्टलित जल युक्त लवण हो गया।
द्रव का द्रव जल तथा एल्कोहल हो गया, द्रव का गैस वायु में जलवाष्प हो गई, गैस का ठोस उच्च अणुभार के तत्वों पर अधिशोषित हाइड्रोजन हो गया, गैस का द्रव कोल्ड ड्रिंक हो गई, और गैस का गैस क्या हो जाएगा बेटा, वायु हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन, इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन। देखते हैं कि संतृप्त विलयन क्या होता है। संतृप्त में से सा हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, तृप्त। आप देखिए घर में कहते हैं एकदम खा पी के तृप्त हो गए, आत्मा तृप्त हो गई है, इसका मतलब अब उनको अब किसी और चीज की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए अपने पास किसी कंटेनर में 1 लीटर पानी है, कि कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में 1 लीटर पानी हमने ले रखा है, और जरा हम ये देखते हैं कि इसको संतृप्त करेंगे तो क्या कुछ हो सकता है। बगल में हम लोगों ने क्या किया, कुछ शुगर के पार्टिकल लेके बैठे हैं बेटा, शर्करा लेके बैठे हैं, चीनी लेके बैठे हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पे चीनी लेके बैठे, ये है हमारा जल, ये 1 लीटर है, ये कितना है, 1 लीटर। अब हम करते क्या हैं कि अब इस 1 लीटर जल में इस चीनी के पार्टिकल्स कणों को हम इसमें डालते हैं और घोलना स्टार्ट करते हैं। अब इन कणों को हम इसमें घोलेंगे, जब इन कणों को घोलेंगे तो सोचिए जरा ध्यान से, हमने क्या किया, इसमें से 200 ग्राम चीनी इसमें डाल दिया और हमने इसको मिलाया तो देखा कि वो 200 ग्राम चीनी घुल गई। हमने 100 ग्राम और डाल दिए, वो भी घुल गए। फिर हमने 50 ग्राम और डाल दिए, वो भी घुल गए। फिर 50 ग्राम और डाल दिए, वो भी। टोटल हमने कितने कर दिए हैं बेटा, 400 ग्राम। हमने 400 ग्राम चीनी के कणों को इसमें डाला, वो 400 ग्राम चीनी के कण इसमें घुल गए। उसके बाद हमने 5 ग्राम 10 ग्राम चीनी और डाला इसमें, तो हमने देखा कि वो चीनी के कण जो हैं यहाँ पे आके इकट्ठा हो गए, वो घुल नहीं रहे हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस 1 लीटर पानी के अंदर केवल और केवल 400 ग्राम चीनी के कणों को घोलने की क्षमता है। क्लियर बेटा, सुनो ध्यान से। हमने क्या किया, 400 ग्राम चीनी डाल दिया, इसमें घुल गई। उसके बाद हमने जो चीनी डाली, वो चीनी घुल नहीं रही है, वो यहाँ इसकी तलहटी में बैठ गई है, कंटेनर के इस बर्तन की तलहटी में बैठ गई है। तो हमें कह सकते हैं कि 1 लीटर पानी जो था, उस 1 लीटर पानी में कितनी चीनी घुल सकती है, 400 ग्राम। हालांकि और घुलेगी, इतना हमने बोला है, मान लेते हैं। सपोज करने में, मानने में कोई दिक्कत नहीं, किसी ने टैक्स नहीं लगाया है। हमें मान लेते हैं कि इस 1 लीटर पानी की क्षमता कितनी है, 400 ग्राम चीनी की घोलने की। अब हम 400 ग्राम से ज्यादा चीनी अगर इसमें डालेंगे तो वो चीनी घुलेगी नहीं, डिसॉल्व नहीं होगी। क्लियर है यहाँ तक? तो अगर वो डिसॉल्व नहीं होगी तो कैसे पता चला कि ये संतृप्त है? इसी को हम कहते हैं बेटा संतृप्त विलयन। ऐसा विलयन जिसमें सामान्य ताप और दाब पर जब विलेय के कण, ये विलेय हूं, फिर से सुनना, ऐसा विलयन जो सामान्य ताप दाब पर विलेय के कण घुलना बंद हो जाते हैं, उसी विलयन को हम क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन। फिर से सुनना, सामान्य ताप दाब पर
जब विलायक में विलेय के कण घुलना बंद हो जाते हैं तो प्राप्त विलयन क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन। क्लियर है? यानी हम क्या कह सकते हैं, लिख लीजिएगा आप लोग, सामान्य ताप दाब पर विलायक में जब विलेय के कण घुलना बंद हो जाते हैं तो उस विलयन को हम क्या बोलते हैं? संतृप्त विलयन। क्लियर है चीजें यहां तक बेटा? कोई दिक्कत? बोलो। चलिए अब दूसरा पॉइंट आता है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा विलयन जिसमें विलेय के कण उस विलयन की संतृप्तता से कम उपस्थित होते हैं, उस विलयन को हम क्या बोलते हैं? असंतृप्त विलयन। अर्थ समझ लो बेटा। जैसे इस 1 लीटर जल को संतृप्त होने के लिए 400 ग्राम चीनी की जरूरत है। अगर इस जल में 400 ग्राम चीनी से कम उपस्थित है, मान लिया गया कि इस 1 लीटर जल में केवल 300 ग्राम चीनी उपस्थित है, शर्करा उपस्थित है, तो यह सॉल्यूशन कैसा, यह विलयन क्या कहलाएगा? असंतृप्त। थ्योरी कैसे लिखते हैं हम लोग? क्या लिखते हैं? ऐसा विलयन जिसमें विलेय के कण उसकी संतृप्तता से कम उपस्थित होते हैं, उस विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं? असंतृप्त विलयन। लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं, ऐसा विलयन जिसमें विलेय के कण उसकी संतृप्तता से कम उपस्थित होते हैं, असंतृप्त विलयन कहलाते हैं। अगला पॉइंट आता है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन, इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को शॉर्ट फॉर्म में SOL ऊपर एन लगा देते हैं। तो सुपर सैचुरेटेड क्या है? कुछ नहीं है। जैसे 1 लीटर पानी को सैचुरेट होने में 400 ग्राम चीनी की जरूरत है, अगर हमने 500 ग्राम डाल दिया तो वो क्या हो जाएगा? सुपर सैचुरेटेड, अति संतृप्त। तो सॉल्यूशन थ्योरी कैसे लिखेंगे? लिखते रहिएगा, ऐसा विलयन जिसमें विलेय के कण उसकी संतृप्तता से अधिक उपस्थित होते हैं, अति संतृप्त विलयन कहलाते हैं। ऐसा विलयन जिसमें विलेय के कण उसकी संतृप्तता से अधिक उपस्थित होते हैं, अति संतृप्त विलयन कहलाते हैं। 400 ग्राम जरूरत है संतृप्त होने की, अगर 400 ग्राम है तो संतृप्त हो जाएगा, कम है तो असंतृप्त हो जाएगा, ज्यादा है तो अति संतृप्त हो जाएगा। चीजें यहां तक समझ में आ गई बेटा? कोई दिक्कत किसी को? बोलो, किसी को कोई दिक्कत? अब हम लोग पढ़ेंगे विलयन की सांद्रण इकाई। विलयन की सांद्रण इकाई। अब हम लोगों का अगला टॉपिक आता है विलयन की सांद्रण इकाई। कॉन्सेंट्रेटेड यूनिट ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड यूनिट ऑफ सॉल्यूशन, आप इसको लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन या कॉन्सेंट्रेटेड यूनिट ऑफ सॉल्यूशन। विलयन की सांद्रण इकाई। अब विलयन की सांद्रण इकाई में हम लोग पढ़ेंगे बेटा
विलयन का द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो एक एक चीजों को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो बच्चों, द्रव्यमान की साधारण इकाई में हम लोग अपना पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा। पहला पॉइंट हमारा द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता, इंग्लिश में इसे कहते हैं मास परसेंटेज, मास परसेंटेज। बात करते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता की। देखते हैं बच्चों द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होती। तो द्रव्यमान का मतलब आप समझ ही रहे हैं, भार होगा किसी भी पदार्थ का। प्रतिशतता शब्द से भी आप चिरपरिचित हैं। प्रतिशतता का मतलब होता है प्रतिशत, और प्रतिशत हम कितने में निकालते हैं? 100 में। तो बात करते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता की, और विलयन पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब विलयन दो पदार्थों से, दो स्टेट से मिलकर के बनाया जाता है। एक विलेय है, दूसरा विलायक है। तो विलेय जब विलायक में विलीन हो जाएगा तो विलयन बन के तैयार हो जाएगा। अगर हम उसकी बात करें तो विलायक में कितना विलयन, विलायक में कितना विलेय विलीन है, उसी की मात्रा अगर हम प्रतिशत में निकाल लें तो उसी को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान प्रतिशतता। मतलब क्या है? किसी भी विलयन, जैसे जल में हमने शुगर के पार्टिकल यानी चीनी के पार्टिकल को मिला दिया, तो उस जल में कितने ग्राम चीनी घुली हुई है, यही क्या कहला, अगर हम इसको प्रतिशत में निकाल लें तो इसी को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान प्रतिशतता। यानी कह सकते हैं किसी विलयन के, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित, 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा वो भी किसमें ले लेंगे हम लोग? ग्राम में। विलेय पदार्थ की मात्रा विलयन की, विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है, द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। यानी किसी भी विलयन के 100 ग्राम में, 100 हमने क्यों लिया? क्योंकि अच्छा, ग्राम क्यों लिया? क्योंकि द्रव्यमान निकाल रहे हैं। 100 क्यों लिया? क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है। यानी किसी भी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा ही क्या कहलाती है? द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? चलिए, अगर हम इसे बेटा हम लोग प्रदर्शित करते हैं परसेंट यम से, इसे परसेंट यम से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, इसे परसेंट एम से प्रदर्शित किया जाता है। किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान प्रतिशतता की बात करें तो उसका फार्मूला हो जाएगा द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय का भार बटे विलयन का भार, विलयन का भार गुणे 100। विलेय का भार बटे विलयन का भार गुणे 100। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? जैसे मान लीजिए कहीं हमें ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, जिसे कहीं कहीं मिल जाता है 10% ऑफ W/W। जैसे मान लो हमें कहीं ऐसा कुछ लिखा मिल जाए, जैसे
10% W/W विलयन में किसी विलयन में किसी विलयन में 10%, मैं पूरा ढंग से लिखता हूं, जैसे हमें कुछ ऐसा मिल जाए, किसी विलयन में 10% W/W ग्राम अल्कोहल उपस्थित है या विलीन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस विलयन में कितना ग्राम अल्कोहल है? 10 ग्राम अल्कोहल। कितना ग्राम अल्कोहल बेटा? 10 ग्राम। चीजें क्लियर हुई आपको? नोट करिए आप लोग। हो गया? चलिए अब हम लोग बात करते हैं आयतन प्रतिशतता की। आयतन प्रतिशतता की बात करते हैं, देखते हैं कि आयतन प्रतिशतता क्या होती है। आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, आयतन प्रतिशतता। विलयन की आयतन प्रतिशतता निकालनी है बेटा। जैसे मान लो 2 विलयन दिया जाए, दोनों लिक्विड फॉर्म में, जैसे अल्कोहल और पानी, दोनों को मिला दिया जाए, उसमें कहा जाए कि विलेय कितना ग्राम, कितना आयतन विलेय का है, तो प्रतिशत की बात किया है तो जाहिर सी बात है 100 में निकालेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि किसी विलयन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय का आयतन, विलेय का आयतन विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। आयतन प्रतिशतता कहलाती है। आयतन प्रतिशतता कहलाती है। इसे परसेंट V से प्रदर्शित करते हैं, क्लियर बेटा? अब हम आयतन प्रतिशतता की बात करें तो आयतन प्रतिशतता बराबर होती है आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणे 100। विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणे 100। 100 हमने क्यों किया? क्योंकि हमें क्या निकालना है? प्रतिशत निकालना है। जैसे मान लीजिए कहीं पे दिया जाए 10% ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल कहीं प्रेजेंट है, तो इसका मतलब अल्कोहल का आयतन कितना हो जाएगा बेटा? 10 ml। कितना हो जाएगा? 10 ml। क्लियर है? 100 में कितना है? 10। क्लियर चीजें यहां तक? नोट करिए आप लोग। चीजें यहां तक क्लियर हुई? चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग ग्राम प्रति लीटर की। किसकी? ग्राम प्रति लीटर की। अब हम लोग बात करते हैं ग्राम प्रति लीटर।
ये हो जाएगा बेटा ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर, ग्राम प्रति लीटर। प्रति लीटर मतलब 1 लीटर में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान, यही क्या कहलाएगा? ग्राम प्रति लीटर। यानी हम कह सकते हैं किसी विलयन के, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित, 1 लीटर में उपस्थित विलेय का भार, वो भी किस में लिया जाएगा? ग्राम में। विलेय का भार ग्राम प्रति लीटर कहलाता है, ग्राम प्रति लीटर कहलाता, ग्राम प्रति लीटर कहलाता। चीजें यहां तक क्लियर होगी सबको? नोट कर लीजिए आप लोग, नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए अब हम बात कर लेते हैं मोलरता की। देखते हैं कि मोलरता क्या होती है। मोलरता इंग्लिश में इसे कहते हैं मोलैरिटी, मोलैरिटी, मोलरता। मोलरता का शाब्दिक अर्थ बेटा मात्रा से है। जैसे मान लीजिए अपने पास ही कोई 1 लीटर पानी है, इस पानी में मान लो सपोज दैट हमने शुगर के कुछ पार्टिकल, इस वाटर में हमने शुगर के कुछ पार्टिकल मिला दिए, इसमें शुगर के कुछ पार्टिकल हमने मिला दिए हैं। अब इस 1 लीटर में शुगर का कितना मोल उपस्थित है, यही क्या कहलाती है? मोलरता। किसी भी विलेय, जैसे देखो मान लो सपोज हटा देते हैं इसको, अपने पास कोई एक पदार्थ A है जो कि विलेय है, विलेय, कोई एक पदार्थ B है जो कि विलायक है। जब A और B को आपस में मिला दिया जाएगा तो ये AB बन जाएगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? विलयन बोलेंगे। चीजें यहाँ तक समझ में आ रही सबको? फिर से सुनना बेटा, कोई एक पदार्थ A है जो कि विलेय है, जो किसी दूसरे पदार्थ में विलीन होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? विलेय। और दूसरा कोई एक पदार्थ B है जिसे हम विलायक बोलते हैं। जब इस विलेय को विलायक में घोला जाएगा तब ये दोनों क्या मिलकर के बनाएंगे? विलयन। चीजें यहाँ तक समझ में आ गई? मान लीजिए कि इस विलयन का आयतन कितना लिया गया है? 1 लीटर। कितना है बेटा? 1 लीटर। चीजें यहाँ तक समझ में आ गई? अब इस 1 लीटर विलयन में ये जो विलेय के कण हैं, इसका कितना मोल इस 1 लीटर में उपस्थित है, यही क्या कहलाती है? मोलरता। यानी किसी भी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या ही क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। चीजें यहाँ तक समझ में आ गई बेटा? तो हम लोग थ्योरी लिखेंगे, आप हेडिंग लगा लीजिए मोलरता। थ्योरी की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित, 1 लीटर में उपस्थित 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। विलयन की मोलरता कहलाती है। चीज यहां तक समझ में आ गया बेटा? इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। चीजें यहां तक समझ गए?
किसी भी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या ही क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। और मोलरता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एम से। अगर हम मोलरता के सूत्र की बात करें बेटा, फार्मूले की बात करें, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। आयतन वो भी किसमें अपने को लेना है? लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में, यही क्या कहलाती है? मोलरता। किसी भी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या ही क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। अब जरा याद करिए आप लोग, क्लास 11th में आपको पढ़ाया गया है कि मोलों की संख्या बराबर, मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार, या आप ऐसे कह सकते हैं पदार्थ का भार, पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार, अणुभार। पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार। यहाँ पदार्थ में कौन है? विलेय। विलेय के मोलों की संख्या है, तो मोलों की संख्या की जगह पर क्या बेटा हम पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे फार्मूले को चेंज करेंगे, तो देखो चेंज फार्मूला क्या हो जाएगा? मोलरता बराबर, मोलरता बराबर विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलेय का, विलेय का अणुभार बटे आयतन लीटर में, आयतन लीटर में। चीजें यहां तक समझ में आ गई? अगर हम इसे नोटेशन फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसे नोटेशन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? सोचो जरा, क्या लिख सकते हैं? मोलरता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एम से। विलेय के भार को हम प्रदर्शित करेंगे बेटा स्मॉल डब्ल्यू से। विलेय के अणुभार को प्रदर्शित करेंगे हम कैपिटल डब्ल्यू से। और आयतन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल वी से। तो फार्मूला क्या बनना? m इज इक्वल्स टू स्मॉल w अपॉन कैपिटल W अपॉन v। वो भी आयतन अपने को किस में लेना है? लीटर में लेना है। तो ये तीनों फार्मूले हैं, आप तीनों नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए इसको। हो गया? चलिए अब कुछ एक आध सवाल देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, इस पे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? आसान आता है क्वेश्चन, बहुत आसान होता है। इसके बारे में भी हम लोग और डिस्क्राइब करेंगे। एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो क्वेश्चन है 10 ग्राम NaOH 250 मिलीलीटर जल में, 250 मिलीलीटर जल में विलीन है, विलीन है। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। हमें इस विलयन की मोलरता निकालनी है। मोलरता को अगर हम नोटेट करें बेटा, तो मोलरता को हम किससे नोटेट करते हैं? कैपिटल एम से। कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या होता है? स्मॉल डब्ल्यू जिसे हम कहते हैं विलेय का भार, कैपिटल डब्ल्यू जिसे हम कहते हैं विलेय का अणुभार, और कैपिटल वी जिसे हम क्या कहते हैं? विलयन का आयतन। आयतन हमें पता है। सबसे पहली चीज आप ये देख लीजिए क्या चीजें अपने को पता है, क्या चीज अपने को कैलकुलेट करना है। अगर इस सवाल को पढ़ें तो कह रहा है कि 10 ग्राम NaOH, NaOH कितना लिया गया है? 10 ग्राम।
कितने ग्राम जल कितने मिलीलीटर जल में घोला गया है? 250 मिलीलीटर जल में घोला गया है। इसका मतलब हमें आयतन पता है, वो भी कितना है? 250 मिलीलीटर। लेकिन मोलरता कहता है कि आयतन हमें किस में लेना है? लीटर में लेना है। इसका मतलब कि इस मिलीलीटर को अपने को चेंज करना पड़ेगा। मिलीलीटर को किस में चेंज करेंगे हम लोग? लीटर में। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग ये जान लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया गया है। तो याद रखना बेटा, पदार्थ का जो द्रव्यमान दिया जाए, जैसे देखो यहाँ पे 10 ग्राम NaOH, तो विलेय पदार्थ कौन हुआ? NaOH। विलायक कौन हुआ? जल। तो विलेय का जितना द्रव्यमान दिया जाए, सदैव याद रखना वो किसकी वैल्यू होती है? स्मॉल w की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है? स्मॉल w। यानी कि हमें स्मॉल w पता है, और स्मॉल w कितना है बेटा? 10 ग्राम है। चीजें यहाँ तक सबको समझ में आ रही हैं? बोलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हमें कैपिटल W मिल जाए कहीं से, NaOH विलेय का अणुभार मिल जाता, तो मेरा काम बन जाता। विलेय का अणुभार हम निकाल सकते हैं। कैपिटल W बेटा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? किसी भी यौगिक का अणुभार निकालना होता है तो उस यौगिक में कितने तत्व उपस्थित हैं, उन सभी तत्वों के अलग अलग अणुभारों को हम जोड़ देते हैं। इसमें कुल कितने तत्व हैं? 3। कौन कौन? सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। सोडियम का अणुभार कितना हुआ? 23। ऑक्सीजन का कितना हुआ? 16। हाइड्रोजन का कितना हुआ? 1। अगर हम इन सब को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 ग्राम, 40 ग्राम आ जाएगा। चीजें यहाँ तक समझ में आ गई? हमें क्या मिल गया? स्मॉल w क्वेश्चन में दिया गया है। कैपिटल W NaOH का अणुभार हमने निकाला, सारे तत्वों के अणुभारों को जोड़ दिया हमने। अब अगर हमें आयतन मिल जाता तो हमारा काम बन जाता। आयतन की बात करें तो सवाल में, क्वेश्चन में आयतन दिया गया, कितना दिया गया? 250 मिलीलीटर। क्वेश्चन में आयतन कितना दिया गया? 250 मिलीलीटर। लेकिन मोलरता कहती है कि आयतन अपने को किस में लेना है? लीटर में लेना है। तो इस मिलीलीटर को हम किस में चेंज करेंगे? लीटर में। तो आयतन की बात करें तो ये हो गया आपका 250 मिलीलीटर को लीटर में चेंज करेंगे तो कितने से अपने को डिवाइड करना पड़ेगा? 1000 से। ये 0 से 0 कैंसिल आउट। बोलो। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, यानी आया 1/4। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.25। पॉइंट बढ़ाएंगे तो 10 हो जाएगा। 4 2 8, फिर 1 आ जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा। यानी हमारे पास आयतन कितना निकल के आया? 0.25। इसको मैं मिटा करके डायरेक्ट लिखता हूँ 0.25। आयतन अपने पास निकल के आया 0.25। अब ये मिलीलीटर से किसमें बदल गया? लीटर में बदल गया। चीजें यहाँ तक समझ में आ रही? अब देखो, हमें स्मॉल w पता, कैपिटल W पता, कैपिटल V पता, तो हम मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? स्मॉल w कितना है? 10 ग्राम। कैपिटल W कितना है? 40 ग्राम। और कैपिटल V कितना है? 0.25। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, 0.25 ऊपर आ जाएगा, 10/40 मल्टीप्लाइड बाय 0.25। चीजें यहाँ तक समझ में आ रही है आप लोगों को? ये 10 4 कितना हो जाएगा? 40। अब इसको सॉल्व, 25 चौका 100 आ जाएगा। बोलो। ये 1/100 हो जाएगा। 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका दशमलव, और ये आ जाएगा 1/1, दैट इज 1। कितना आ जाएगा बेटा? 1। अगर हम इसकी मोलरता की यूनिट की बात करें, मात्रक की बात करें, तो क्या है? मोलों की संख्या बटे आयतन, यानी मोल प्रति लीटर। इसका कितना हो जाएगा बेटा? 1 मोल प्रति लीटर। चीजें यहां तक समझ में आ गई? नोट करिए आप लोग। हो गया? चलिए अब जरा हम मात्रक लिख लेते हैं, मोलरता का मात्रक। अब जरा हम मात्रक की बात कर लेते हैं, क्या होता है। तो मोलरता होती है, मोलरता बराबर मोलों की संख्या बटे आयतन, और वो भी आयतन किसमें लेना अपने को? लीटर में।
तो मोल का मात्रक मोल ही है, वो खुद ही मात्रक है, तो ये हो जाएगा मोल प्रति, बटा है तो हम प्रति लगा देते हैं। लीटर क्या हो जाएगा बेटा, मोल प्रति लीटर। ये किसका मात्रक हो जाएगा, मोलरता का। चीजें यहां तक समझ में आ गई सबको, बोलो क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत होगा बेटा वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको जो भी परेशानी होगी वो आप आसानी से हमें पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्वेश्चन को आप पिक करके आप आसानी से उसको व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत? मेरा व्हाट्सएप नंबर है, नोट कर लीजिए 7800811153। ये व्हाट्सएप नंबर आपको बेटा किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होगी आप क्वेश्चन को भेजिएगा, उसका सॉल्यूशन आपको अगले वीडियो में मिलेगा। कोशिश करूंगा कि उसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में ही मिल जाए, नहीं तो आपके उस व्हाट्सएप नंबर पे उसका सॉल्यूशन आसानी से पहुंच जाएगा, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आप पढ़ते रहिएगा। आगे अब हम लोगों को पढ़ना है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, इसका रिलेशन देखना है, किसके साथ क्या रिलेशन हो सकता है मोलरता का, इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे मोलरता पर, मोल फ्रैक्शन पर, इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या कुछ हो सकता है। अभी तक मोलरता पढ़ते रहिए, इसका मात्रक नोट करते रहिए, इन सारी चीज़ों को आप आसानी से रिवीजन करते रहिए। बाकी आपको कोई दिक्कत होती है किसी भी क्वेश्चन में, चाहे आप व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन कर लीजिएगा, चाहे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के उस क्वेश्चन को डालिएगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको तुरंत मिलेगा।